हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज आपके सामने AR देसाई के मार्क्सवादी विचारों का ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह टॉपिक आपके सिलेबस की तीसरी यूनिट में जो थर्ड सेक्शन है उसमें शामिल है, और इस सेक्शन में से यानी AR देसाई में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुने और उसके बाद में इस पर एक आंसर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए AR देसाई के बारे में हम पढ़ते हैं। AR देसाई का पूरा नाम अक्षय रमनलाल देसाई है। उनका जन्म 1915 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1994 में हुई। वे गुजरात में जन्मे थे, यानी बड़ौदा में उनका जन्म हुआ था, और वे विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी विचार रखने वाले व्यक्ति थे। बम्बई विश्वविद्यालय में उन्होंने समाजशास्त्र विषय में PhD प्राप्त की और उसके बाद में अपने विचारों के अनुरूप वे बहुत से मार्क्सवादी संगठनों से जुड़ गए और उनकी सदस्यता ले ली। देसाई ने विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद में मार्क्स, एंजल्स, ट्रोट्स्की आदि के बारे में विस्तार से पुस्तकों और लेखों में उनका अध्ययन किया था, लेकिन मार्क्स के जो विचार है वे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने आगे चलकर जब वे समाजशास्त्र क्षेत्र में परिपक्व हुए तो उन्होंने भारतीय समाज को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। जैसे कि हम जानते हैं, समाजशास्त्र में प्रारंभ में संरचनात्मक प्रकार्यवादी यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक प्रभावशाली उपागम था और ज़्यादातर सामाजिक पक्षों को समझने के लिए इसी उपागम का प्रयोग होता था, और ज़्यादातर समाजशास्त्री भारतीय समाज का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण से करते थे। तो इस समय देसाई एक प्रथम ऐसे विचारक थे जिन्होंने मार्क्स की दृष्टि से भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। इस हेतु इन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक यानी हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मॉडल को आधार बनाया और भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। इन्होंने मार्क्सीय प्रणाली पर अध्ययन करते हुए बताया कि भारतीय परंपराओं का विश्लेषण करते समय हमें धर्म, अनुष्ठान और उत्सवों को आधार नहीं बनाना चाहिए, वरन भारतीय परंपराएं धर्मनिरपेक्ष हैं और उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानते हुए ही उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये अनिवार्य रूप से इनकी प्रकृति आर्थिक है, अर्थात ये अर्थतंत्र से निकली हुई परंपराएं हैं, आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई और विकसित हुई परंपराएं हैं। उन्होंने परंपराओं की उत्पत्ति पश्चिमी संस्कृति में भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, वरन उन्होंने भारतीय परंपराओं का एकमात्र आधार आर्थिक माना, अर्थव्यवस्था को माना। उन्होंने भारतीय समाज में घटने वाली समस्त घटनाओं यथा कृषक आंदोलन, गंदी बस्तियों का अध्ययन इत्यादि सभी मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक मॉडल यानी हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के मॉडल के आधार पर किया। उन्होंने बताया कि परिवर्तन की प्रक्रिया में भारतीय समाज में जो भी विरोधाभास आज तक दिखाई दिए हैं वे सब बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ और सरकारी उपकरण के आपसी नेक्सस के कारण अस्तित्व में आए हैं। ये सब लोग समान प्रकृति के हैं, एक समान हितों वाले हैं, अतः ये सब लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं और इसके कारण भारतीय समाज ये अपने हितों के अनुसार व्यवस्थाओं को उत्पन्न करते हैं, और इस कारण भारत के निचले तबके और इस ऊपरी तबके के बीच में अनेक प्रकार के विरोधाभास पैदा होते हैं, क्योंकि ये सारी नीतियां अपने हितों के अनुरूप बनाते हैं। AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक में औपनिवेशिक काल में भारत में हुए गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों का विवरण देते हुए लिखते हैं कि औपनिवेशिक काल में एक उपनिवेश के रूप में भारत का तीव्र शोषण हुआ, और दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान के नवीन सिद्धांत यथा संप्रभुता, प्रशासनिक संरचना, सामंती संरचना पर पूंजीवाद का प्रहार, नवीन ज्ञान विज्ञानों का प्रचार प्रसार, वर्गीय संरचनाओं की उत्पत्ति, परिवहन, संचार, शिक्षा की आधुनिक प्रणालियों का उद्भव जैसी घटनाओं ने एक ओर ब्रिटिश पूंजीवाद को प्रश्रय दिया, वहीं दूसरी ओर
ब्रिटिश पूंजीवाद के लिए ये खतरनाक भी साबित हुई और भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को उत्पन्न किया। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स की जो वाद संवाद और प्रतिवाद की जो धारणाएं हैं वो यहाँ अभिव्यक्त होती हुई दिख रही हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रवाद की चेतना पैदा हुई उसने औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हुए अंत में राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य को और राजनीतिक स्वाधीनता के उद्देश्य में बदल गई और यह राष्ट्रीय आंदोलन वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात यह राष्ट्रीय आंदोलन केवल ऊंचे वर्ग के हितों के लिए ही काम करता है और इसकी अभिव्यक्ति इस रूप में भी दिखती है कि जब देश आज़ाद होता है तो केवल उच्च वर्ग के लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और उसके बाद में वे अपने हितों के अनुसार ही पॉलिसी या नीति निर्माण करते हैं और इस कारण इतने लंबे समय के पश्चात भी देश के अंदर गरीबी बनी हुई है और लोग अभी भी वंचना के शिकार हैं। तो इस आधार पर देसाई ने अपने संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के विश्लेषण को ऐतिहासिक भौतिकवादी उपागम के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार A.R. देसाई का ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये एक बिल्कुल नवीन दृष्टिकोण है। इससे पूर्व भारतीय समाज को किसी भी व्यक्ति ने मार्क्सीय आधार पर समझने का प्रयास नहीं किया और A.R. देसाई ने इसे एक मार्क्सीय आधार प्रदान करके भारतीय समाज की और भारतीय समाज में खासतौर से राष्ट्रीय आंदोलन का एक नवीन विश्लेषण किया है। तो ये है A.R. देसाई का एक मार्क्सीय दृष्टिकोण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि A.R. देसाई ने अपने संपूर्ण विश्लेषण को मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधार बना करके अपने संपूर्ण विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर की जा सकती है उसी प्रकार भारतीय समाज की और खासतौर से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की व्याख्या भी इस आधार पर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो जितने भी पड़ाव आए उन सब पड़ावों के अंदर कहीं ना कहीं विभिन्न वर्गीय संरचनाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा गया और जोड़ करके जो संरचना और जो संगठन अस्तित्व में आया उस संगठन के माध्यम से भारतीय समाज को लोकतंत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन लोकतंत्र मिलने के बाद में उस संपूर्ण व्यवस्था का उपयोग बुर्जुआ और पेटी बुर्जुआ लोगों ने किया और उन्होंने इसे अपने हित के अनुरूप उसे मोड़ने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि A.R. देसाई ने अपने संपूर्ण विवेचन में शोषणवाद, प्रतिवाद, संवाद और वंचना, वर्गीय संरचना, आपसी विरोधाभास और हितों के आधार पर एकत्रीकरण, इन सभी अवधारणाओं को जिनको मार्क्स ने उपयोग किया था उन्हें A.R. देसाई ने भी अपने विश्लेषण में प्रयुक्त किया है। और इस प्रकार A.R. देसाई ने अपनी संपूर्ण व्याख्या को मार्क्स के इर्द गिर्द केंद्रित करके अपने आप को मार्क्सीय विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये टॉपिक हुआ है कंप्लीट अपना और इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा अपना उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ने इसको समझा होगा और इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।